नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज में आपका स्वागत है। इंट्रो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने दो बड़ी बातें दोस्तों रखने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, यानी कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो के बीच में आपको इसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ईरान छोड़कर भाग गए हैं और वह किस देश में शरण ले चुके हैं ये भी आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रो की शुरुआत करता हूं और बताता हूं कि आखिर ईरान पर अमेरिकी हमला लगातार क्यों मंडरा रहा है। दोस्तों, दुनिया में लड़ाई तीन वजह से होती है: जर, जोरू और जमीन। यह ऐतिहासिक रूप में भी देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर देशों में लड़ाई धन यानी जर और जमीन यानी भूमि के लिए होती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ ना तो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई धन यानी जोरू दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई यहाँ पर न सिर्फ धन और जमीन के लिए हो रही है, बल्कि परमाणु हथियार के लिए हो रही है। जबकि दूर दूर से अमेरिका का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, ना तो दोनों की सीमा साझा करती है और ना ही कोई पुराना जमीनी विवाद है। अमेरिका ईरान से सिर्फ मिडिल ईस्ट के जो उसके सहयोगी देश हैं, जो अन्य मुस्लिम देश हैं, और उसका प्रॉक्सी अमेरिका का इजराइल जो मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, उसके लिए अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए आतुर हो रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप और खामनेई आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द गार्जियन अखबार ने पुष्टि की है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो निश्चित तौर पर अमेरिका मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान पर हमला करने के लिए कदम पीछे क्यों हटा रहे हैं और वह अपने कदम को पीछे क्यों ले रहे हैं, वह हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, लगातार उनकी बयानबाजी के बाद ईरान पर हमला क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है ये साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि दुनिया में वैश्विक रूप में एक और युद्ध छेड़ा जाए। क्योंकि साल 2022 में 24 फरवरी साल 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी आलोचना की थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं होता तो जो बाइडेन की जगह अगर होता तो ऐसा ना होता और रूस यूक्रेन पर हमला कतई न कर पाता। तो ये बड़बोले बयान उस समय जरूर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे, लेकिन जब वो इस समय कार्यकाल में हैं और अमेरिका की सत्ता पर काबिज हैं तो आखिरकार वह हमले से क्यों कतरा रहे हैं। दुनिया जानती है, अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं कि अगर एक बार ईरान पर हमला किया तो निश्चित तौर पर यह कोई युद्ध कुछ हफ्तों में, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में खत्म होने वाला नहीं है। यह युद्ध निश्चित तौर पर एक बड़ी लंबी दूरी लेकर जाएगा दोस्तों, जैसे रूस और यूक्रेन का जा रहा है। दोस्तों, इसकी आगे की डिटेल की हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप एक नया युद्ध वैश्विक रूप में नहीं छेड़ना चाहते। इसीलिए आप देखें कि ईरान के साथ
अमेरिका न जाने कितनी बैठकें कर चुका है, बातचीत के मेज पर आ चुका है। मिस्र से लेकर, तुर्की से लेकर, ओमान, कतर, यहाँ तक कि जिनेवा में तक बैठक हुई है दोस्तों कि बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाए। लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और ईरान अमेरिका की कोई भी बात नहीं मान रहा है दोस्तों। इसमें ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि ईरान अपने स्टैंड पर अभी भी अड़ा हुआ है और वो अमेरिका के सामने झुकना बिल्कुल नहीं चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को कटघरे में खड़ा करके झुकाना चाहते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी का यह साफ कहना है कि ईरान अब पहले जैसा ईरान नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका ईरान पर क्या शर्तें थोप रहा है। तो उसमें से पहली शर्त है कि ईरान से अमेरिका ये चाहता है कि वो अपना परमाणु हथियार बनाना बंद कर दे, ठीक है, और अगर बना लिया है तो उस पर वो डील करे और साइन करे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु जो कार्यक्रम है वो रद्द नहीं करेगा। यानी कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम रद्द करता है और अमेरिका के सामने घुटने टेकता है तो निश्चित तौर पर ईरान कमजोर पड़ जाएगा। और इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बन चुका है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। हालांकि वो अपने परमाणु बम का परीक्षण कब करेगा, कब जारी करेगा, ये अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के मध्य तक ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। हालांकि अभी भी ईरान में जो भूकंप आया था 5.5 तीव्रता का, तो वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं था, वो एक परमाणु का ही परीक्षण था जो ईरान ने किया था चुपके से। दोस्तों दूसरी जो अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपना चाहता है वो है बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद करे। जो दूर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास है और इस युद्ध में सबसे बड़ी ईरान की ताकत ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिससे अमेरिका कांप रहा है दोस्तों। न सिर्फ अमेरिका कांप रहा है बल्कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के इसी बैलिस्टिक मिसाइल से खौफ खा रहे हैं दोस्तों। तो ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल को निर्माण कराना बंद कराना चाहता है अमेरिका और कहता है कि नष्ट करिए। अब दोस्तों अगर ईरान के पास से करीब 3,500 से 4,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप जून में हुए युद्ध को देखें जो इजराइल के साथ, उसके साथ 12 दिनों का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इजराइल को अच्छी खासी मात दी थी ईरान ने इन्हीं अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, और यही बैलिस्टिक मिसाइलें उसने कतर के एयरबेस में दागी थी दोस्तों। तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही बैलिस्टिक मिसाइलें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि ईरान के पास नौसेना नहीं है, ईरान के पास हालांकि एयरफोर्स उसकी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन वो जमीनी हकीकत में बहुत मजबूत भी है और समुद्री इलाकों में भी बहुत मजबूत है। सबमरीन भी उसके पास अच्छी खासी है और उसने कुछ सबमरीन को तैनात भी कर दिया है। तो दोस्तों ईरान कुल मिला के झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका की ये शर्तें उसने मानने से बिल्कुल मना कर दी। और इसमें दोस्तों तीसरी शर्त थी, अगर बचा हुआ यूरेनियम है तो उसे नष्ट करे ईरान। अगर ईरान में परमाणु हथियार जो बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है दोस्तों, अगर वो बचा हुआ है यानी उसने जो बना लिया है, तो पहली बात तो उस पर डील करे, ठीक है। और अगर जो बचा हुआ यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंपे या तो वो उसे पूरी तरह नष्ट कर दे दोस्तों। लेकिन ईरान बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। ईरान ने साफ मना किया कि परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं बंद होगा और हम उसे बना कर रहेंगे और परमाणु संपन्न देश ईरान बनकर रहेगा दोस्तों। ईरान की समस्या इस बात की नहीं है कि अगर ईरान आज के वक्त पर अमेरिका से अगर झुक जाता है दोस्तों, निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से उस पर दबाव बनाएंगे और चढ़ बैठेंगे। ईरान ये पूरी तरह से अब ठान चुका है कि ये ऐसा वक्त है कि जहां पर अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों जो उसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इस बात का खौफ दिलाना जरूरी है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है दोस्तों। ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन एनरिच कर लिया है। यानी अगर कोई परमाणु हथियार पर कार्यक्रम बनाने पर कार्यक्रम कर रहा है, ये बना रहा है दोस्तों, तो उसमें 90% तक आवश्यकता होती है, उस पर कंप्लीट पूरा माना जाता है कि परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम 90% तक एनरिच माना जाता है। लेकिन दोस्तों खबर के मुताबिक ये है कि 60% तक उसने अपना प्रोग्राम पूरा फिनिश कर लिया है ईरान ने। अब लेकिन खबर ये भी है कि
ईरान ने जब जून में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान के साथ, उसके बाद उसके पहले से और तो ईरान परमाणु हथियार पर कार्यक्रम अपना जारी रख रहा था और बना भी रहा था। और उसके बाद उस जब युद्ध हुआ तो उसे लगा कि अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इजराइल आज नहीं कल फिर हम पर हमला करेगा, अमेरिका फिर से दबाव बनाएगा। तो दोस्तों ईरान ने क्या किया कि फिर से तेजी से परमाणु कार्यक्रम पर अपना काम करना शुरू किया और निश्चित तौर पर उसने परमाणु कार्यक्रम बना लिया है दोस्तों। दोस्तों ईरान ने अमेरिका के साथ ये शर्त रखी है कि जब वो जिनेवा में बैठक हुई थी और जो अन्य देशों में बैठक हुई, जब मध्यस्थता के लिए गए, तो ईरान ने कहा जो आर्थिक प्रतिबंध, जो 1500 ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं, ईरान से उसे हटाया जाए। अमेरिका लेकिन उसने मना कर दिया कि जब तक आप हमारे डील पर साइन नहीं करेंगे, हमारी शर्तों पर नहीं मतलब ये सहमति नहीं जताएंगे, तब तक ईरान पर जो 1500 से अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगे वो निश्चित तौर पर नहीं हटाए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ईरान में पिछले कुछ दिनों पहले एक भूकंप आया था। हालांकि वो बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परीक्षण का भूकंप था, क्योंकि ये ऐसे लेकिन कई जानकारों का यह मानना था दोस्तों कि ये जो भूकंप था निश्चित तौर पर ये परमाणु कार्यक्रम का ही झटके थे, जो 5.5 की तीव्रता से आया था। क्योंकि 1998 में जब पाकिस्तान ने परीक्षण किया था तो 5 ऐसा ही कुछ 5 का आया था। और जितने भी कार्यक्रम परमाणु परीक्षण के होते हैं निश्चित तौर पर 4, 4.5, 5, 5.5 के आसपास के भूकंप आते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर जंग हुई तो क्या होगा? दोस्तों सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा, अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग होती है तो सबसे बड़ा नुकसान और खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? पॉज। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान इस समय मिडिल ईस्ट पूरी तरह से खौफ में बैठा हुआ है। ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इस समय सदमे में है दोस्तों। इजराइल भी उसी सदमे का हिस्सा है दोस्तों। अगर ईरान के साथ और अमेरिका की जंग हुई तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ये बिल्कुल गुस्ताखी में और एक गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि ईरान अमेरिका तक मार नहीं कर सकता। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने अपनी पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि ईरान ने रूस और चीन से ऐसी जबरदस्त और बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी हैं जो 14,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं और वो सीधे वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को टारगेट बना सकती हैं दोस्तों। अमेरिका को ये बात निश्चित तौर पर पता है, पेंटागन को निश्चित तौर पर पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों तक सीमित रहेगा बल्कि उसका टारगेट न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तक भी जा सकता है दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भली बात पता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। दोस्तों ईरान के साथ अगर जंग हुई तो निश्चित तौर पर उसे क्या अन्य देशों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस पर अब नजर डाल देते हैं। कतर पर सबसे पहले ईरान हमला करेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया को तो नहीं कहेंगे, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो बेस है, वो कतर में स्थित है अमेरिका का। और यहाँ पर यह आप समझ लीजिए कि इसे कतर का दूसरा, मतलब अमेरिका का दूसरा पेंटागन कहते हैं दोस्तों। तो अब जब जून में जब अटैक ईरान ने किया था तो इसी कतर के एयरबेस में हमला किया था। हालांकि खबर यह है कि अमेरिका ने वहां पर कुछ सैनिक कम कर दिए हैं और वहां जो उसका रडार सिस्टम है वो तेज कर दिया है, और फिर उसके बाद जो उसके सैनिक वगैरह हैं, जो मिसाइलें और जो जहाज वगैरह हैं, तो उसने थोड़े से कम कर दिए हैं। हालांकि तैनाती अभी भी है वहां पर दोस्तों। अब दूसरी बात ये समझ लें कि अगर ईरान तो कतर पर हमला तो करेगा वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईरान अन्य जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश है उनको भी नहीं छोड़ने वाला। उसमें से बहरीन भी है दोस्तों। बहरीन में भी अमेरिका का एयरबेस है, लेकिन वो छोटा है। यहाँ लगभग 15 फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं और करीब 1000 या 1500 के आसपास अमेरिका की टुकड़ी तैनात रहती है दोस्तों। इसके बाद अमेरिका यूएई पर हमला करेगा। यहाँ अमेरिका की नौसेना तैनात है दोस्तों। और ये इसलिए दोस्तों यूएई खास है क्योंकि यहाँ पर होर्मुज़ जो खाड़ी है, तो ये वही खाड़ी है जो दुनिया का 25% व्यापार इसी समुद्र के जरिए से होता है।
तो ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए चिंता का सबब है कि अगर अमेरिका ने यूएई पर हमला किया और यहाँ पर तितर बितर चीज़ें हो सकती हैं, हॉर्मुज़ खाड़ी भी है और यहाँ से 25% दुनिया का व्यापार होता है। तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ, और यहाँ पर दोनों देश की सेना तैनात रहती है। अगर जंग तेज हुई तो ये समझ लीजिए कि ये खित्ता, ये पूरा एरिया काफ़ी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों अमेरिका और ईरान के जंग के बाद दूसरा जो अन्य सबसे बड़ा दुश्मन देश है जो ईरान का, अगर ये माने तो वो है सऊदी अरब। और ईरान और सऊदी अरब के बहुत पुराने मतलब रिश्ते हैं कि उनमें दुश्मनी बहुत वर्षों से चली आ रही है दोस्तों। तो ईरान निश्चित तौर पर सऊदी पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। और सऊदी के प्रिंस ने जनवरी के मध्य में कहा था कि ईरान पर अमेरिका कुछ बड़ा हमला करे और कुछ बड़ा एक्शन करे, नहीं तो ईरान ताकतवर हो जाएगा और अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो ये MBS मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के जो हैं उन्होंने कहा था दोस्तों, ठीक है। और अगर सऊदी पर ईरान निश्चित तौर पर हमला करेगा इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। और दोस्तों दरअसल इनकी बात ये है कि ये सऊदी और ईरान की लड़ाई शिया सुन्नी वाली है, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है, उस पर हम कभी भी बात करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ईरान का अगला टारगेट होगा इराक। हालांकि इराक और ईरान में जो जंग की जो लगभग शुरुआत हुई थी वो 1980 में सद्दाम हुसैन के बाद दोनों के मतभेद एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो ईरान के टारगेट में ऐसा नहीं है कि यही छोटे छोटे दो मतलब यही देश हैं, उसके बाद इराक पर भी वो हमला कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप पूरा नक्शा देखेंगे तो वहाँ पर ईरान के इर्द गिर्द सीरिया भी है, मिस्र भी है, जॉर्डन भी है, यहाँ पर भी ईरान हमला निश्चित तौर पर करेगा। यानी वो किसी को बख्शने वाला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सीरिया, मिस्र और जॉर्डन है ये शुरू से ही अपने स्टैंड पर कायम है। इन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं और हम जंग के साथ नहीं खड़े हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल यकीन के साथ बता दूं कि जॉर्डन, मिस्र और सीरिया ये तीनों ही देश अमेरिका के पिछलग्गू हैं, उनके गुलाम हैं। इनका प्रभुत्व और इनका झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहता है, ना कि ईरान की तरफ। और ईरान के साथ ऐसा नहीं कि इनके रिश्ते नहीं है, ईरान के साथ इनके रिश्ते हैं, लेकिन ये उतने मजबूत के साथ दोस्तों नहीं है जितने अमेरिका के साथ हैं। दोस्तों एक बात यहाँ और समझने वाली बात है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो फिर ये युद्ध वैश्विक रूप पर कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा, निश्चित तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और विश्व युद्ध निश्चित तौर पर होगा। वो क्यों, आप समझिए। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका पर हमला करने का मतलब नाटो पर हमला होगा। दोस्तों इस समय नाटो के पास 32 देशों का संगठन है और उनका जो नाटो का एक संविधान है उसमें लिखा है कि अगर हमारे किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरे नाटो देश पर उसे हमला माना जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो 32 देश नाटो के एक्टिव हो जाएंगे और वो एक साथ हो सकता है कि ईरान पर वो हमला करे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर यह जंग वैश्विक ना होगी, बल्कि तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि इस पर यकीन तक नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप ये समझिए कि ईरान पर तो अमेरिका हमला किया, अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया। अब ईरान क्या करेगा कि जो नाटो के सहयोगी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन पर भी हमला करेगा। और अगर उन पर हमला किया तो इसमें कोई दोस्तों दो राय नहीं है कि ये जंग बिल्कुल से खुल जाएगी और तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल शुरू हो जाएगा और ये थमने का नाम मिलेगा। और हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो जंग परमाणु हथियारों तक जा पहुंचेगी और फिर दुनिया में त्राही त्राही से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों हमें यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका के साथ तो नाटो देश खड़े ही हैं, लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा है? तो ईरान के साथ चीन, रूस और उत्तर कोरिया खड़े हैं। दोस्तों वैसे ये 3 देश इतने मजबूत देश हैं कि इसके अलावा अगर कोई अन्य देश ईरान का साथ ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि
आप देखिए कि चीन की ताकत कितनी है, रूस की देखिए, और उत्तर कोरिया से आप देखिए कि एक ऐसा मुल्क है जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। और अमेरिका जितना प्रतिबंध और जितनी सख्ती ईरान पर करता है, अन्य देशों पर करता है, उत्तर कोरिया का नाम लेने से भी अमेरिका की हिचकती है दोस्तों। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अगर हमला किया तो नाटो तो एक्टिव होगा ही, लेकिन इसके साथ ही जो ईरान के जो संगठन है, ये जो उसने अपने अलगाववाद खड़े किए थे ईरान ने, जैसे ये हूती है, हिजबुल्ला है, मिलिशिया है और हमास है, ये उसने निश्चित तौर पर पिछले महीने एक्टिव कर दिए थे और ये अभी भी एक्टिव हैं और ये सिर्फ हमले का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो इनके हिजबुल्ला, हमास, हूती और मिलिशिया, ये जो इनके संगठन हैं, ये न सिर्फ अमेरिका में बल्कि इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों तक फैले हैं और ये बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैनात है। और सिर्फ ईरान का इशारा मिलने की उनको सिर्फ ईरान का इशारा भर मिल जाए और ये अपना काम दोस्तों दिखाने लगेंगे दोस्तों। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि अगर ये जंग तो निश्चित तौर पर होगी या नहीं, अभी तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं निश्चित तौर पर ईरान पर और मिडिल ईस्ट पर। दोस्तों इस पर अगर जंग मान लीजिए अगर शुरू हो गई तो दोस्तों तेल का संकट कैसे होगा वैश्विक स्तर पर, वो भी आप समझ लीजिए दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय मौजूदा समय में जिस तरह से निकोलस मादुरो को वेनेजुएला से उठाया गया था, अमेरिकी सेना ने जिस तरह से डेल्टा की उसकी सेना ने उठाया था, तो अमेरिका में इस समय अमेरिका की कब्जे में इस समय वेनेजुएला है और वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो फिर वेनेजुएला तो अमेरिका के कब्जे में है ही है, उसके बाद इराक, सीरिया और सऊदी अरब भी अमेरिका के कब्जे में है, तो तेल का संकट तो अमेरिका तय करेगा। और फिर अगर तेल का संकट हुआ और इसमें तो दो राय दोस्तों है नहीं कि जंग के बाद तेल का संकट नहीं बढ़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका अपने हित से दुनिया को चलाएगा और जिसके पास तेल होगा वो दुनिया चलाने में माहिर होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका तेल का संकट भी बहुत आएगा, तो इसलिए वैश्विक स्तर पर तेल भी एक अहम भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। महंगाई भी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है, आयात बन सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि हमरुस खाड़ी जो यूएई के जो से समुद्री इलाके के पास है दोस्तों, वहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो जो 25% व्यापार होता है पूरी दुनिया का वो ठप हो जाएगा और फिर महंगाई और ये सब चीज़ें दोस्तों बढ़ने लगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दूर की बात है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। संकट के बादल जिस तरह से दिख रहे हैं ऐसा माना जा सकता है कि तेल का संकट भी आने वाले समय में देखा जा सकता है अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर अपने लिहाज से बात कर लेते हैं कि अगर जंग अमेरिका और ईरान के बीच हुई तो भारत और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा दोस्तों। दोनों की लगभग दयनीय स्थिति बनी हुई है। दयनीय स्थिति ये बनी हुई है कि अब ये देखिए कि अब कौन किसका साथ देगा किसका नहीं देगा। हालांकि दोनों का दूर दूर से अभी भी स्टेटस न्यूट्रल ही नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही नाव पर सवार हुए हैं भारत और पाकिस्तान। वो कैसे हुआ आप ये समझिए, क्योंकि अब ये समझिए कि ईरान के साथ भारत के भी अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ अमेरिका पाकिस्तान के भी अच्छे संबंध हैं। तो अगर वो ईरान का साथ देते हैं भारत और पाकिस्तान तो निश्चित तौर पर इधर अमेरिका पाकिस्तान से खौफ खा जाएगा। और इजराइल भारत के भी बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका के साथ अभी उसने हालिया में व्यापार समझौता किया है और बड़ा व्यापार समझौता किया। उसने टैरिफ भी हटाया पर जो 25% था उसे 18% किया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमेरिका के रिश्ते जो सुधर रहे हैं, अगर भारत ने ईरान का साथ दिया तो अमेरिका के रिश्ते तो खटास में आ जाएंगे ही और इजराइल के साथ भी खटास में रिश्ते आ जाएंगे। क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और वहाँ कई बिलियन का समझौता भी होने वाला है दोनों के बीच। उसमें व्यापार भी होगा, उसमें रक्षा भी होगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी होगी, अन्य चीज़ें भी दोस्तों उसमें शामिल होगी।
तो भारत इजराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है। अगर अमेरिका भी नाराज़ हुआ तो टैरिफ और बढ़ा देगा और फिर सख्तियाँ और कर देगा, और जो हो सकता है कि जो उसने प्रतिबंध लगाए थे वो और प्रतिबंध लगा दे, जो और उसके बाद जो अन्य डील है वो कैंसिल भी हो सकती है दोस्तों। तो ये भारत के लिए भी बड़ी बात है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात रही, तो पाकिस्तान तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो हम पर कुछ ड्रोन और जो कुछ मिसाइलें हम पर जो मारी थी, हालांकि उन पर हमारा कोई असर नहीं हुआ। तो वो कुछ उसमें से ईरान से उसने ली थी, ईरान ने उसको सपोर्ट किया था, तो उनके भी अच्छे संबंध है। लेकिन पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका से संबंध है, इजराइल से बिल्कुल संबंध नहीं है। पाकिस्तान का ऐसा मानना है इजराइल कुछ है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, ना तो वो पासपोर्ट जारी करता है और ना ही कुछ अपने कंट्री के लोगों से कहता है कि इजराइल नाम का कोई देश है, ना तो उसके पासपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र है दोस्तों। तो लेकिन दोनों की भारत और पाकिस्तान की स्थिति दयनीय दोनों की बनी हुई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों ही ये चाहेंगे कि वो किसी को नाराज़ न करें और दूर से सिर्फ न्यूट्रल रहें और दूर से ये सब चीज़ें देखें। और हालांकि डिप्लोमेट में अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ आपको कि ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना एयर बेस देने से बिल्कुल से मना कर दिया दोस्तों। अब जब अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा कि हमें ईरान पर हमला करना है, आपके एयर बेस का हमें इस्तेमाल करना है, तो ब्रिटेन ने ये कहा कि हम अपना एयर स्पेस बिल्कुल आपको एयर बेस बिल्कुल नहीं देंगे हमला करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट में वो ब्रिटेन पर भी हमला करेगा, और ब्रिटेन में भी लंदन को जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ को निशाना बना सकता है, नॉटिंघम को निशाना बना सकता है, और वहाँ कई ऐसे राज्य हैं वहाँ निशाना बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो पूरी तरह से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, उन्होंने बिल्कुल से मना कर दिया कि हम निश्चित तौर पर ये नहीं करने देंगे दोस्तों। अब पेच कहाँ फंसा हुआ है, अब 5 चीज़ों पर अब हम कुछ चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। पहले कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए डियागो गार्सिया और ब्रिटेन का RF फेयरफोर्ड एयरबेस इस्तेमाल करना चाहता था, जो पूरी तरह से ब्रिटेन ने मना कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप डियागो गार्सिया 1970 के दशक में जब ब्रिटेन और अमेरिका के साझा सैन्य का डरा है, यानी कि ये जो मैंने आपको चागोस द्वीप समूह का जो डियागो गार्सिया द्वीप बताया, ये दोनों अगर हमला अगर कहीं होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन की सेना साझा इस बेस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी देश पर हमला करने के लिए, ऐसा अगर कोई स्थिति बनती है तो। दोस्तों अब अमेरिका ने कहा कि पुराने समझौते के अनुसार ब्रिटेन के किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल तभी हो सकेगा जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसकी मंजूरी दे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर खटास तो पैदा हो ही गई है, लेकिन ये समस्या भी है कि अगर ब्रिटेन के लिए कि अगर अमेरिका को इजाज़त दे देता है तो निश्चित तौर पर फिर ईरान अमेरिका पर भी ब्रिटेन पर भी हमला करेगा, और फिर ब्रिटेन खामखा इस पूरे युद्ध में उसे आना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है, ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ेगा। दोस्तों अब समस्या इस बात की है कि अगर कुछ दिनों में या कुछ घंटों में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर दुनिया किस ओर देखेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान निश्चित तौर पर इसका रिटेलिएट करेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि आयतुल्ला खामनी जो ईरान के सर्वोच्च नेता है वो ईरान छोड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी खबरें आ रही हैं और सूत्रों अनुसार खबरें मिल रही है कि आयतुल्ला खामनी ईरान छोड़कर वो किसी अन्य देश पर जा चुके हैं। हालांकि वो देश कौन सा है ये बताना भी मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम संपन्न कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो कुछ हफ्तों में यानी मार्च या अप्रैल के मध्य में वो इसका ऐलान निश्चित तौर पर कर सकता है। दोस्तों अंत में एक बात ये कहना बिल्कुल चाहूँगा कि जो अमेरिका निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक बुली नेता है और जिद्दी नेता है, निश्चित तौर पर वो ईरान पर कड़ी कार्रवाई तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि अभी ईरान कुछ दिनों के लिए निश्चित तौर पर हमला करने से कतराएगा, और ईरान को भी ये पता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार।